जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया। आइए आज हम साइंस का एक चैप्टर पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसलों का उत्पादन और उनका रखरखाव। तो देखिए, ये एक्चुअली में क्लास 8th में साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, पर साइंस यानी कि विज्ञान ये किसी क्लास की मोहताज नहीं है। ये तो आपको जब सीखना है तब सीख लीजिए, चाहे आप छोटी क्लास में होकर के हायर लेवल सीख सकते हैं या हायर लेवल पे होकर छोटी क्लास का कुछ लेवल सीख सकते हैं, डिपेंड करता है। एवरीथिंग इज साइंस एंड साइंस कभी भी सीखा जा सकता है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की शुरुआत कब हुई, खेती की शुरुआत कब हुई। तो ये माना जाता है कि लगभग 10,000 BC के आसपास तक लोग घुमक्कड़ हुआ करते थे, नोमैडिक्स थे, ठीक है ना। पीपल वर नोमैडिक, और वो अपने भोजन के लिए यहाँ से वहाँ घूमा करते थे। कभी कहीं पे कुछ खा लिया, कभी कहीं से कुछ प्राप्त कर लिया भोजन। कच्चे फल खा लेते थे, कच्ची सब्जियाँ खा लेते थे, और फिर उन्होंने शिकार करना शुरू किया और फिर शिकार करके खा लेते थे। फिर 10,000 BC के बाद के समय में धीरे धीरे उन्होंने फसल को उगाने का महत्व समझा, सीखा। अब खाली इस इतने बात पे कि कैसे उन्होंने फसल उगाना सीखा या क्या प्रोसेस है, ये ना हिस्ट्री का एक अलग चैप्टर बन सकता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम बस ये जानेंगे कि जब उन्होंने फसल उगाना और उसका प्रयोग करना सीख लिया, उसके बाद से किस तरीके से प्रैक्टिसेस को अपनाया जाता है। सबसे पहले फसल की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अ क्रॉप। एक क्रॉप होता क्या है। तो जब एक ही प्रकार के पौधे एक स्थान पर बहुत बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं। समझे। सिर्फ गेहूं की फसल या मक्के की फसल या धान की फसल ही फसल नहीं होती। आम की फसल भी फसल है, संतरे की फसल भी फसल है। क्योंकि मान के चलो, अगर सिर्फ आम के पौधे ही एक स्थान पर बहुत बड़ी मात्रा में लगाए हुए हैं और उनसे मिलने वाले आम का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो एक तरह से फसल हो गई। समझे। when plants of same kind are grown and cultivated at one place on large scale, it is called a crop। ठीक है। देखिए, क्रॉप हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो देखिए क्या होता है, खरीफ की फसल, देखो जिन फसलों को बरसात के मौसम में लगाया जाता है, यानी कि जब मॉनसून की शुरुआत, मॉनसून समझ रहे हैं ना, मॉनसून में लगाया जाता है, मॉनसून की शुरुआत में लगाया जाता है, और फिर सर्दी के शुरुआत से पहले यानी कि मॉनसून के एंड में उसे काट लिया जाता है। भारत में बरसात का मौसम जून से सितंबर तक होता है। इन फसलों को बहुत अधिक मात्रा में पानी और गर्म तापमान की जरूरत होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर धान यानी कि पैडी, मक्का यानी कि मेज, सोयाबीन, मूंगफली, कपास यानी कि कॉटन, बाजरा, मिलेट्स आदि, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। किसकी फसलें हैं ये सभी? खरीफ की फसलें हैं। फिर रबी क्रॉप्स, रबी की फसलें, इन फसलों को सर्दी के मौसम के शुरुआत में लगाया जाता है, सर्दी का मौसम, और गर्मी के मौसम के शुरुआत में काट लिया जाता है। इन भारत में इन फसलों को लगाने और काटने का समय ये अक्टूबर से मार्च तक का होता है। और इन फसलों को गर्म मौसम चाहिए बीज उगाने के लिए, और पौधों की वृद्धि के लिए ठंडा मौसम। उदाहरण के तौर पर गेहूं, चना, सरसों, मटर, ये सभी रबी की फसलें हैं। इसके अलावा भी एक प्रकार की फसल होती है जिसे हम बोलते हैं जायद की फसलें। और ये जायद क्रॉप्स क्या होती हैं? जो रबी की फसल के बाद और खरीफ की फसल से पहले लगाई जाए और काट ली जाए। जैसे मतलब मतलब क्या, जो रबी और खरीफ के टाइम ड्यूरेशन के बीच में लगाई जाए, जिस समय खेत खाली रहते हैं, 2 महीने का टाइम होता है लगभग ये। उस 2 महीने के समय में इन फसलों को उगा दिया जाता है, जैसे कि खीरा हो गया, जैसे तरबूज, ककड़ी, इन सब चीज़ों को लगा देते हैं। और ये छोटे समय में ही उग भी जाती हैं, बड़ी भी हो जाती हैं। इनमें फल सब्जी जो भी उगना है उग जाता है, और फिर इन्हें काट भी लिया जाता है।
इनका उत्पाद लेने के बाद जो कुछ बच जाता है पौधे पौधे का अवशेष वो खेतों में मिला दिया जाता है, वो एक तरीके से खाद का भी कार्य कर जाता है। तो रबी की फसलें आप समझ गए, खरीफ की फसलें समझ गए, और इन दोनों के बीच के समय में जायद की फसलें होती हैं, आप ये भी समझ गए। अब देखिए प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से फसल का उत्पादन किया जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला कदम क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी। मिट्टी तैयार किया जाता है, फिर सोइंग, बीज बोया जाता है उसमें, और फिर जब बीज बड़ा हो जाता है तो उसमें खाद वगैरह मिलाई जाती है, फिर उसका समय समय पे इरिगेशन यानी सिंचाई किया जाता है, फिर उसको वीड्स यानी कि खरपतवार से या इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े वगैरह से, पेस्ट जो बड़े बड़े होते हैं, छछूंदर, चूहे, इन सब से बचाया जाता है। फिर जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसे काटा जाता है, उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं, और लास्ट में फिर उसको स्टोर किया जाता है ताकि लंबे समय तक यूज किया जा सके, उसे स्टोरेज बोलते हैं। चलिए इन सभी स्टेप्स को डिटेल से बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। प्लाइंग और टिलिंग ऑफ फील्ड, यानी कि खेत की जुताई की जाती है। और दूसरा लूजनिंग ऑफ सॉइल, ब्रेकिंग ऑफ हार्ड सॉइल क्रम्स, मतलब मिट्टी को ढीला किया जाता है, जो मोटे मोटे ढेले होते हैं जुताई के बाद उसको तोड़कर महीन भुरभुरी मिट्टी में बदला जाता है। और इस प्रक्रिया के लिए, प्लाइंग के लिए, प्लाव यानी कि हल, और हो यानी कि फावड़ा या कुदाल, फावड़ा और कुदाल का उपयोग किया जाता है। फिर लास्ट में लेवलर, जो मोटे मोटे ढेलों को तोड़कर भुरभुरी मिट्टी बनाने में मदद करता है, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करता है। देखते हैं हम बारी बारी से। तो देखिए किस तरीके का प्लॉय यूज़ होता था, यानी कि यह हल किस तरीके का यूज़ होता था। ये सबसे ट्रेडिशनल लकड़ी का हल है, बड़ी लकड़ी के टुकड़े को काट के पैना करके हल बनाया हुआ, सबसे ट्रेडिशनल है। फिर इसमें थोड़ा सुधार किया गया, जब थोड़ा सुधार किया गया तो उसमें उस हल के हिस्से में ये लोहा लगा दिया गया, ये थोड़ा और ज़्यादा हार्ड सतह को खोद सकता था। और देखो इसको लोग बैल के साथ लगा देते थे, जिसके पास बैल भी नहीं है वो खुद भी इसका प्रयोग करता था, मतलब बाय सेल्फ इसको खींच करके खेत जोतने का काम कर लेता था। ये आप एक डिज़ाइन देख रहे होंगे, इसमें एक नुकीले सिरे की जगह कई सारे नुकीले सिरे बना दिए हैं, और ये वाला हिस्सा बैल के ऊपर रखा जाता था, दो बैलों के ऊपर रख दिया जाता था, बैल इसे खींच करके ले आते थे क्योंकि उनमें ज़्यादा ताकत होती थी। तो इसी मॉडल को देखते हुए कल्टीवेटर बनाया गया जो कि ट्रैक्टर में लग के यूज़ होता है। और देखिए ये देखिए इस तरीके से इसको चीजल कल्टीवेटर बोलते हैं, छेनी की तरह होता है इसमें ये सब कुछ, जो कि खेत खोदने काम आता है। और ये बहुत मोटे ढेलों को खोदता चला जाता है, और ये उन ढेलों को थोड़ा बारीक करता चला जाता है। उसके बाद लेवलर का प्रयोग कर लिया जाता है। आप देख रहे हैं ये लेवलर किस तरीके से इसको ज़मीन पे लगा देते हैं और ये सारे मोटे ढेलों को तोड़ता हुआ निकल जाता है। आप देख पाएंगे, देखिए किस तरीके से ये लेवलर का एक दूसरा रूप है, देखिए कैसे ये लेवल कर रहा है, बिल्कुल प्लेन सतह बनाता हुआ जा रहा है। और देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो किस तरीके से लेवलर काम करता है, इसको जितना ज़्यादा ज़मीन में गड़ा देंगे, जितना ज़्यादा ज़मीन में दबा देंगे, ये उतनी ही ज़्यादा मिट्टी को खोदता हुआ लेवल करता हुआ चला जाएगा। ये तो आप मॉडर्न वे देख रहे हैं सारा, और जो ट्रेडिशनल होता था, जो बहुत मतलब पहले के लोग यूज़ करते थे, उस ट्रेडिशनल में इसी तरीके लकड़ी का पूरा एक लट्ठा होता था, और उसमें यहाँ पर दो चेन बंधी होती थी, और वो ट्रैक्टर से बांध दिया जाता था या बैल के पीछे बांध दिया जाता था, और इस पे दो चार लोग बैठ जाते थे, दो लोग तीन लोग बैठ जाते थे ताकि ये ज़्यादा दबाव क्रिएट कर सके ज़मीन पर। और फिर उसको बैल या ट्रैक्टर खींचे चले जाता था, सारी मिट्टी टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती थी। और मिट्टी को तोड़ना और छोटे टुकड़ों में बदलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर उसमें बीज को बोना आसान हो जाता है। देखिए अगला स्टेप ये है सोइंग ऑफ सीड। जब बीज बोते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमेशा सही और स्वस्थ बीज का चुनाव किया जाए, जो बीज बिल्कुल मोटे हों, भारी हों, और जिनमें उगने की ज़्यादा कैपेसिटी हो। फिर देखो खराब बीज कैसे होते हैं, जो बिल्कुल खोखले होंगे, अंदर से हल्के से होंगे, पानी में डालते हैं तो वो पानी में तैरने लगते हैं, वो खराब बीज होते हैं। जो पानी में डूब जाते हैं वो भारी होते हैं, वो सही बीज होते हैं। फिर सही समय का भी चुनाव करना पड़ता है बीज बोने के लिए। अगर आप जैसे फसल लगाते हैं, रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है, जो भी है, उसमें अगर आप समय से लेट बीज लगाएंगे तो क्या होगा,
एनवायरनमेंट बदलता है ना, मौसम में बदलाव होते हैं जो कि बीज के उगने की प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं, फसल भी लेट हो जाएगी, तो सारा चक्र खराब हो जाता है। इसलिए सही समय का चुनाव करना पड़ता है और सही गहराई का चुनाव करना पड़ता है। बीज ज़्यादा अंदर अगर लगा दिए जाएं, ज़्यादा अंदर दबा दिए जाएं, तो भी वो उग नहीं पाएंगे, और ज़्यादा ऊपर रह जाएंगे तो उसको चिड़िया कबूतर ये खेत में चुग जाएंगे। इसलिए भी जब किसान बीज छिड़कता है तो खेत में वो स्केयर क्रो लगा होता है, वो एक आदमी सा बना देते हैं और उस पे मटकी सी एक रख देते हैं, जिससे कि चिड़िया और ये सब डर के उड़ जाएं। कुछ लोगों ने तो उसमें इतने बदलाव कर दिए, उसमें हवा के साथ टन 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 करने वाला भी डिवाइस लगा दिया, वो थाली या कुछ ऐसा जो जब हवा चलती है तो टकरा के आवाज़ करता था, वो उससे भी चिड़िया वगैरह उड़ जाती थी। क्योंकि खा जाती हैं बीज को, पहले ही चुग के खा जाएंगी तो फिर क्या बीज उगेगा जब बीज रहेगा ही नहीं। तो देखो, बीज बोने के लिए प्रयोग किस प्रकार की चीज़ें होती है, देखिए ये कैसे है सीड ड्रिल। देखो, बैल के साथ जो हल है, हल के साथ ही ये बीज डालने वाली एक डिवाइस को लगा दिया है। देखो ये पाइप है, ये पूरा पाइप है, इस पाइप पे ऊपर बड़ा सा टोकरी नुमा आकार होता है, इसमें बीज भरा हुआ होता है। अब जैसे जैसे बैल खोदता चलाता है, इसमें से थोड़ा 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 बीज गिरता रहता है। या फिर किसान खुद भी हाथ से लेके और जैसे छिड़कते हैं, जैसे घर में कुछ चीनी फेंकना है कुछ ऐसा है, तो बिल्कुल मुट्ठी से छिड़कते हुए उसको पूरे खेत में बिखेर देते हैं। और इसको देखो, ये देखिए किस तरीके से सीड ड्रिल काम करता है। आप देख रहे होंगे, ये बड़ा सा कंपार्टमेंट है जिसमें बीज भरा होता है, और यहाँ से देखिए बीज गिर रहा है। आगे ये लेवलर है, ये मिट्टी को लेवल करता हुआ चला जाता है, उसके पीछे ये बीज गिरता रहता है, और फिर ये डिवाइस और थोड़ी मिट्टी को अपने साथ टच करता हुआ, ताकि बीज हल्का फुल्का ढक जाए, इस तरीके से मिट्टी को साथ लेता चलता है। देखिए इसके और भी रूप बदले, देखिए मल्टीपल सीड ड्रिल, मतलब कई सारे पंक्तियों में ये बीज को बिखेरता चला जाता है। इससे क्या होता है, फसल बिल्कुल पंक्ति में उगती हैं, रोज में। आप देखो आगे ये बैल से या किसी भी घोड़े से या फिर ट्रैक्टर से, किसी से भी इसको बांध दिया जाता है, और पीछे देखिए इस तरीके से इस कंपार्टमेंट में बीज भरा होता है, और ये थोड़ा 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 करके गिरता चला जाता है, और लाइन में फिर गिरता है, तो उसकी वजह से लाइन में ही फसल उगती है। आप देख पा रहे होंगे ये भी टू रो, दो 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 पंक्ति में बीज गिराने वाला है। देखिए इन कंपार्टमेंट में बीज भरे होते हैं, और ये बीज को गिराते चलते हैं इस तरीके से, ये रो क्रिएट करता चला जाता है, बीज के अगल बगल में मिट्टी उठती चली जाती है इससे, ताकि ये ऊंचे पे उगे। आपने अक्सर देखा होगा शायद, बैगन की खेती हो गई, भिंडी की खेती हो गई, गोभी की खेती हो गई, इन सब चीज़ों में, या फिर देखो धान और गेहूं वगैरह तो ऐसे ही बिखेर देते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको सब्जी वगैरह उगाते हैं तो वो इसी तरीके से करते हैं, पंक्तियों में उगाते हैं। उससे पंक्तियों में उगाने से कई फायदे हैं। देखिए पानी का बहाव का रास्ता मिल जाता है, और उनकी जड़ों में आसानी से पानी लगता नहीं है। थोड़ा बहुत पानी अगर हो भी तो वो उनकी जड़ों में इतनी आसानी से लगता नहीं है, बचे रहते हैं फिर वो। देखिए बहुत पुराना, ये 2006 का कहीं का फ़ोटो है जो मैंने उठाया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सीड ड्रिल लगा हुआ है, ये सब जगहों से ये इतने सारे रोज बनाता है बीज गिराते हुए, इसमें पूरे में बीज भरा होता है इस कंपार्टमेंट में। तो आप समझ गए होंगे कि बीज डालने के लिए कितने सारे डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। फिर बीज डालने के बाद जब बीज उग जाता है, तैयार हो जाता है, थोड़ा बहुत पौधे उग जाते हैं, तो उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। मैन्योर मतलब जैविक खाद, और फर्टिलाइजर्स मतलब रासायनिक खाद। इनके बीच में आप अंतर समझ लीजिए। देखिए फर्टिलाइजर क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। फर्टिलाइजर्स को हम केमिकल्स का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं, और मैन्योर को हम गाय के गोबर से, ह्यूमन वेस्ट से, मतलब इंसान जो भी वेस्ट पदार्थ उत्पन्न कर रहा है, चाहे वो शरीर से उत्पन्न कर रहा हो या फिर सब्जी के छिलका, जो हम घर में सब्जी बनाते हैं उसका छिलका हो गया, या फिर प्लांट के रेसिड्यू से, जैसे पत्तियां आसपास से गिरी हुई उठा करके डाल दी, या फिर कोई जो भी फसल छोटी मोटी कटी होगी, उस फसल के जो बचे हुए पौधे हैं उसको डाल दिया, उसको सड़ाते गलाते हैं, और फिर उससे मैन्योर तैयार होता है, यानी कि जैविक खाद तैयार होती है। और ये जैविक खाद तैयार करने के लिए दो तरीके से हम करते हैं। एक वर्मी कंपोस्टिंग होता है,
जिसमें जब खाद बना रहे होते हैं उसमें केचुए छोड़ देते हैं, रेड वॉर्म्स, लाल केचुए छोड़ देते हैं। वो जल्दी जल्दी उस चीज़ को खा पी के और उसमें खाद में बदल देते हैं, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। और एक वर्मी कंपोस्टिंग के अलावा नॉर्मली हम उसमें कोई केचुआ नहीं छोड़ेंगे, बस सीधा गड्ढे में छोड़ देंगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सड़ता रहेगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। देखिए, फर्टिलाइज़र के बारे में जाने तो इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में बनता है। मैन्योर इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, खेतों में बनता है। लोग अपने घर के आसपास ही कहीं गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं, या फिर जिसके पास दो चार भैंस गाय है वो तो उनके गोबरों को जहाँ पर फेंकते रहते हैं, वो वहीं पे धीरे धीरे सड़ के तैयार होता रहता है। साल 6 महीने बाद उसको उठा के खेत में पहुंचा देते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल, मिट्टी में ह्यूमस नहीं देता। ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है जानते हैं? ह्यूमस का मतलब वही जो भी डेड और डिकेड, यानी कि मृत और सड़े गले पौधों का, जानवरों का जो अवशेष होता है वो मिट्टी में मौजूद होता है, उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। वो हमें खाद से, जैविक खाद से मिलता है, रासायनिक खाद से नहीं मिलता। इस ह्यूमस के कई फायदे हैं। ये अपने अंदर छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को समेटे रहती है, जो कि मिट्टी में छेद कर करके उसमें मिट्टी में सांस लेने की जगह बना लेते हैं, हवा घुसने की जगह बन जाती है। मिट्टी नरम रहती है, मिट्टी भुरभुरी रहती है, पौधे भी आसानी से उगते हैं, उनकी जड़ें भी आसानी से फैल जाती हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम बहुत बड़ी मात्रा में प्रदान करते हैं, लेकिन जो जैविक खाद हैं वो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस छोटी मात्रा में देते हैं, कम मात्रा में। शायद ये भी एक कारण है कि लोगों को रासायनिक खाद डालना पड़ता है, पर जितना ज़्यादा हो सके जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती। क्यों? देखिए, आप अभी समझेंगे। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक सॉइल लेस फर्टाइल, अधिक मात्रा में अगर फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी कम उपजाऊ हो जाएगी आपकी। मिट्टी उन्हीं चीज़ों पे निर्भर हो जाएगी, रासायनिक खादों के ऊपर, उसकी खुद की उपज क्षमता बहुत ना के बराबर हो जाएगी। आप ज़्यादा रासायनिक खाद डालोगे तो मिट्टी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पाद देगी, तो उसकी क्षमता जल्दी जल्दी खत्म हो चली जाएगी। देखिए, खाद का क्या होता है, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डाल भी दें तो ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि और बढ़िया होती चली जाती है। आप जितना ज़्यादा डाल दीजिए अच्छा है, धीरे धीरे सड़ गल के उसी में मिल जाएगा और वो और बेहतरीन हो जाएगा। फिर फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये वाटर सॉल्यूशन का भी एक सोर्स हो जाता है, क्योंकि ये अधिक मात्रा में पानी में प्रदूषण पैदा कर सकता है। जब बारिश हुई, आपने फर्टिलाइज़र डाला था, बारिश में बह के चला गया, वो पानी के स्रोतों में मिल गया, तो क्या करेगा? पॉल्यूशन ही तो करेगा। लेकिन अगर आप खाद को, यानी कि जैविक खाद को बड़ी मात्रा में डाल दें तो ये मिट्टी का रंग बदल देता है और मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता भी बढ़ा देता है। समझे? आप बड़ी मात्रा में अगर फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो पौधे उसको सोख लेते हैं, और जब वो उसको सोखते हैं तो वो उनके अनाज में, सब्जी में, फल में, सब में धीरे धीरे चला जाता है और वो फिर हमारे अंदर भी पहुंचता है। तो इसलिए रासायनिक खाद नुकसानदेह होते हैं, जैविक खाद नुकसानदेह नहीं होते। पर रासायनिक खाद बहुत थोड़ी मात्रा में प्रयोग करके ज़्यादा उत्पाद मिल जाता है, इसीलिए लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं और जो सेहत से खिलवाड़ हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचते। फिर इरिगेशन का प्रोसेस होता है, सिंचाई की प्रक्रिया की जाती है। इरिगेशन का मतलब है फसलों को समय समय पे पानी देना, ताकि उनकी ठीक से वृद्धि हो सके। और सिंचाई के कई तरीके उपलब्ध हैं और कई स्रोत भी, जैसे कि कुआं, वेल, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल आपने देखा होगा, जिसमें पंप लगा देते हैं, उसमें से पानी निकलता है, यूज़ करते हैं। पौंड से, तालाब से, यानी कि लेक, यानी कि आसपास कोई झील हो, रिवर आसपास कोई नदी हो, कैनाल आसपास कोई नहर हो, या फिर डैम आसपास कोई बांध बना हुआ हो। सिंचाई करने के बहुत सारे तरीके, पहले ट्रेडिशनल वे यूज़ होता था, पहले जब ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, और अब मॉडर्न वे भी यूज़ होता है। आइए देखते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल वे में आप देख रहे हैं किस तरीके से ये ढेकली है, ये किस तरीके से इसका प्रयोग हो रहा है। बड़ा सा डंडा है ये, और इसको एक जगह पे सपोर्ट दिया गया है। यहाँ से बाल्टी में पानी भरने के लिए ये पीछे से पत्थर हटाते हैं, तो ये बाल्टी नीचे चलाता है कुएं में और पानी भर जाता है इसमें। और जब पानी भर जाता है तो इधर फिर पत्थर लटका देते हैं। अगर बार बार पत्थर लटकाने में दिक्कत होती है तो कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है। देखिए किस तरीके से ये हैंडपंप की तरह काम कर रहा है, अगर आप देख रहे हो तो। ये इसे छोड़ेगा यहाँ से तो ये नीचे चला जाएगा, बाल्टी में पानी भर जाता है, फिर ये व्यक्ति इसको दबाता है तो पानी ऊपर चला आता है। दूसरा खड़ा व्यक्ति इस बाल्टी से पानी यहाँ पर गिरा देता है और ये पानी यहाँ से बह करके खेतों में, क्यारियों में पहुँच जाता है। अकेला व्यक्ति है तो फिर इस तरीके से करेगा, बहुत मेहनत का काम है। आप देख रहे हैं, जैसे आसपास कोई छोटा सा नहर हो या छोटा सा कोई पानी का स्रोत हो, पानी का कटाव हो, उसमें से अगर पानी अपने खेत में पहुँचाना है तो लोग कैसे करते हैं? ये देखिए, ये वाटर लिफ्टिंग सिस्टम है। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये बड़ा सा जो बना हुआ है, ये इस तरीके से
ये नाव के आकार का एक छोटा सा लकड़ी का उम, सामान बना होता है। लोग आप देख रहे हैं इस तरफ हैवी वेट लटका दिया गया है। लोग उस लकड़ी के छोटे से नाव के आकार के टुकड़े पर खड़े होते हैं, उसे दबाते हैं, दबाने पर उसमें पानी भर जाता है। और जब उसमें पानी भरता है तो फिर उस पे से हट जाते हैं, इधर लगा वज़न अपने आप नीचे की तरफ आता है और ये लकड़ी की चीज़ ऊपर उठ जाती है उधर से। ऊपर उठते ही यहाँ से जो पानी है वो इस खेत में बह जाता है। आप देखेंगे इसको और बेहतर, ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए, ये आपको आकार समझ में आ रहा होगा कैसा आकार होता है। और लोग इसको पकड़ के दबाते हैं, दबाने पर ये अंदर की तरफ धंसता है, इसमें पानी भर जाता है और फिर लोग इसे छोड़ देते हैं। इसके पीछे जो भारी वज़न लगा होता है वो इसे ऊपर की तरफ उठाता है और ऊपर की तरफ उठाते ही पानी बह जाता है दूसरे खेत में। तो ये वाटर लिफ्टिंग सिस्टम है, बहुत मेहनत का काम, तभी तो कहा जाता है कि खेती में बहुत मेहनत लगता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे उपलब्ध नहीं है किसान पे, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, वहाँ किसान इन्हीं छोटे तरीकों का प्रयोग करता है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है। इसीलिए अन्न को बर्बाद करना बहुत बड़ा पाप समझा जाता है, क्योंकि आप देखिए सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। ये एक तरीका देखिए, रहट रहट सिस्टम बोलते हैं इसको। देखिए क्या होता है इसमें, गाय, इसमें बैल या भैंसा जो भी हो आपके पास उपलब्ध हो उसको लगा देते हैं। अब ये घूमता रहता है चारों तरफ और यहाँ पर नीचे पुली लगी होती है जो कि इसको घुमाती है। अब ये तो आप देख रहे हैं जिसमें थोड़ी सी दूरी पर पुली लगाया गया है। किसी किसी में इसमें डायरेक्ट ही जोड़ दिया जाता है गाय बैल को, भैंस को, और वो इसके चारों तरफ घूमती रहती है। इसके घूमने से ये घूमता रहता है पुली सिस्टम की वजह से। अब इसमें देखिए इतनी सारी बाल्टियां लगी हैं, आप देख रहे होंगे, और ये नीचे पानी का स्रोत है। ये इसके घूमने से ये देखिए बाल्टी इसमें घुसती है, इसमें पानी भर जाता है, फिर ऊपर चली जाती है। ऊपर जाके जब यहाँ बाल्टी आती है तो इसमें से पानी गिर जाता है नीचे और वो फिर वहाँ खेत में बह जाता है आगे की तरफ। अगर ये उल्टा घूमेगा, ये उल्टा घूमेगा तो फिर इधर गिरेगा और वो खेत में बह जाएगा वहाँ। आप समझ रहे हैं, बैल घूमता रहेगा, बैल के साथ साथ ये भी पुली भी घूमती रहती है और इसमें से बाल्टी भी घूमते रहते हैं। ये बाल्टी नीचे पानी के स्रोत में घुसती है, उसमें पानी भर जाता है। फिर जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पहुँचते पहुँचते गिर जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी नीचे गिर जाता है और सारा पानी फिर खेत में जाता रहता है। इस तरीके से किसान को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अपना जो भी पशु उसने लगा रखा है वो घूमता रहता है, धीरे धीरे पानी पूरे खेत में पहुंचता रहता है। आप देखिए यहाँ पे वो पुली वाला सिस्टम ना लगा के डायरेक्ट बाय हैंड भी कर सकते हैं। ये देखिए ये जो पुली है इसमें आगे इस रस्सी में कोई भी पशु, बैल या कुछ भी जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर इस पुली, इस रस्सी से कोई बड़ी बाल्टी, कोई बड़ा ड्रम, कोई बड़ा थैला जो भी हो जिसमें पानी भर सके वो लटका होता है। पशु को पीछे खींचते होंगे, वो जब पीछे आता होगा तो ये नीचे गिर जाता है अंदर कुएं में, उसमें पानी भर जाता है बाल्टी में या जिस भी चीज़ में। उसके बाद पशु को आवाज़ लगाने पर या इशारा करने पर वो दूर चला जाता है पशु पीछे की तरफ, तो ये अपने आप खींच के ऊपर चला आता है और फिर इसको हाथ से पकड़ के पलट देते हैं, वो खेतों में पहुंच जाता है। तो ये सभी ट्रेडिशनल तरीके हैं, पुराने तरीके, जो पहले से यूज़ होते चले आ रहे हैं, जो बिना टेक्नोलॉजी, बिना किसी अदर रिसोर्स के प्रयोग होते हैं, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स इसमें उपयोग होता है। लेकिन फिर मॉडर्न सिस्टम देखिए आप, ये आप देख रहे हैं मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है ये। इसमें आप देख रहे हैं ये वाला ड्रिप इरिगेशन कहलाता है। ड्रिप, ये बूंद बाय बूंद, बूंद बाय बूंद पानी गिराता रहता है। ये जो आप पूरी लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं, इन लाइनों में पाइप लगे होते हैं और इन पाइपों में से थोड़े छोटे छोटे हल्के हल्के छेद होते हैं, उन छेदों में पानी बहता है और छेद से बिल्कुल बूंद बाय बूंद, टप 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 करके हल्का हल्का पानी गिरता रहता है, जिसकी वजह से पानी बहुत ही कम बर्बाद होता है, बहुत ही ना के बराबर। अगर बड़ी मात्रा में पानी यहाँ बिखर जाए तो वो आधे से ज़्यादा पानी तो भाप बन के उड़ जाता है ऊपर। लेकिन जब बूंद बूंद पानी गिरता है तो उससे मिट्टी हमेशा नम बनी रहती है, पौधे उसे सोखते रहते हैं और वो पानी बर्बाद कम से कम होता है। कम से कम पानी में अधिक सिंचाई की जा सकती है ड्रिप इरिगेशन से। और स्प्रिंकलर सिस्टम, ये और भी बेहतरीन माना जाता है, ड्रिप इरिगेशन के मुकाबले भी सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसमें खर्च भी कम आता है। ड्रिप इरिगेशन में तो पूरे में पाइप बिछाना पड़ेगा आपको, लेकिन इसमें कहीं थोड़ी दूरी दूरी पर भी पाइप बिछा दीजिए और इसमें स्प्रिंकल लगा होता है जो कि पानी को फवारों के रूप में बदलता रहता है, बहुत दूर तक प्रेशर मारता है, आराम से पानी पौधों के पत्तियों पर, पौधों की जड़ों में पूरी तरह से बिखरता रहता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम सबसे बढ़िया मानते हैं। देखिए आप देख रहे हैं किस तरीके से स्प्रिंकलर लगा होता है और वो पानी के प्रेशर को कट करता रहता है ताकि दूर दूर तक पानी बिखरता रहे।
नीचे शायद ये टमाटर की फसल लगी हुई है। फिर देखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जब फसल उग जाती है, फसल बड़े हो जाते हैं, तो उसमें पिछली बार मान लो आपने इस बार धान या गेहूं जो भी उगाया है, लेकिन उसमें अगर पिछली बार की फसल के कुछ छोटे छोटे बीज मौजूद रहे और वो भी उग गए, तो वो हमारे लिए खरपतवार है। या फिर कोई भी ऐसी चीज़, भांग का पौधा उग गया या जंगली पौधे उग गए, तो वो खरपतवार कहलाते हैं। और उनसे क्या दिक्कत है, ये जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं फील्ड में, देखो लिखा अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड विद द क्रॉप्स, फसलों के साथ। और वो उनसे नुकसान क्या है, वो फसल के साथ हवा, पानी और धूप के लिए कंपटीशन करते हैं। अगर फसल से ज़्यादा बड़े हो गए तो वो आसपास की फसल को ना धूप मिलने देंगे आसानी से, और हवा और पानी के साथ तो कंपटीशन करेंगे ही करेंगे। इससे क्या होगा, फसल की ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए खरपतवार से बचाव करना ज़रूरी है। अब तो लोग वीडीसाइड्स का प्रयोग करके खरपतवार नष्ट कर देते हैं, लेकिन लोग पहले मैनुअल वीडिंग करते थे। मैनुअल वीडिंग हाथों से, अगर किसी के पास छोटा मोटा गार्डन है या छोटे खेत हैं तो वो मैनुअली वीडिंग कर देते हैं, हाथ से भी वीडिंग कर लेते हैं, खरपतवार उखाड़ लेते हैं। या तो अपने हाथों से नोच नोच के उखाड़ देते हैं या फिर खुरपे का प्रयोग करके, देख रहे होंगे आप, आपने देखा होगा खुरपा, तो सबने देखा होगा, खुरपा का प्रयोग करके एक एक करके खरपतवार उखाड़ देते हैं। अगर बहुत बड़ा खेत है, बड़ी मात्रा में है, तो फिर वीडीसाइड्स का प्रयोग करते हैं। ये ऐसे रसायन होते हैं जो वीड्स को मार देते हैं। यानी कि अगर आपकी गेहूं की फसल है तो वो गेहूं को नुकसान नहीं करेगा, उसमें जो फालतू के दूसरे पौधे उगे होंगे उसको नष्ट कर देगा। खेत की फसल को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और वीड्स में फिर पानी मिला लिया जाता है ज़रूरत के हिसाब से, उसे डाइल्यूट कर लेते हैं हल्का, और उसको स्प्रेयर की मदद से स्प्रे कर देते हैं। उदाहरण है एक वीडीसाइड का 2,4-D, केमिकल नेम है इसका ये। ऐसे ही अगर कीटनाशक का प्रयोग करना हो कीड़े से बचाने के लिए, तो कीटनाशक को भी स्प्रे कर देते हैं, वो कीड़ों को नष्ट कर देता है। हाँ, डाइल्यूट करना सबको ज़रूरी है, हल्का ज़रूर किया जाता है, क्योंकि आप अगर सीधा मतलब कंसनट्रेटेड डाल देंगे, बहुत ही उसका गाढ़ा रूप प्रयोग करेंगे, तो वो फसल को नुकसान पहुंचा देगा, जला देगा फसल को। इसीलिए इसको डाइल्यूट करते हैं। देखिए किस तरीके से खरपतवार नाशक या कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए ये फॉगिंग मशीन है, ये धुएं में बदल देती है उसको, उस केमिकल को। और किसान खुद तो बहुत सेफ्टी बरतते ही हैं, अपना मुंह ढक के, अपने हाथ पाँव सब कुछ ढक करके, ताकि उनके शरीर पे ना जाए, क्योंकि रसायन तो रसायन है, नुकसान करता है। और पूरे खेत में इस तरीके से छिड़काव कर दिया जाता है, इससे वीड्स मर जाते हैं, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, या फिर अगर कीटनाशक हो तो कीड़े वगैरह नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, फसल को काटने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब फसल पक कर पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो उसे काटने की ज़रूरत होती है। और फसल को काटने की प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। और हार्वेस्टिंग करने के लिए बहुत सारे औजारों का प्रयोग किया जाता है। पहले जो ट्रेडिशनल टूल होता था वो होता था सिकल, हसिया जिसको हम बोलते हैं। अब भी गांव में सबके घर में मौजूद होगा, किसान के घर में। और फिर अब तो बड़े बड़े डिवाइस यूज़ होते हैं, हार्वेस्टर या कंबाइन हार्वेस्टर यूज़ होने लगे हैं। देखिए ये देखिए सिकल है, ये हसिया किस तरह का बना हुआ है, कितना धारदार बनाया हुआ है। वैसे तो ये बिल्कुल प्लेन है, पर नॉर्मली फसल काटने वाले हंसिए में इस तरीके से दांत बनी होती हैं, इसीलिए इसको दरांती भी कहा जाता है। इस तरीके से पूरे में दांत बना होता है, क्योंकि ये फसल को रगड़ के काट सकता है आसानी से। बिल्कुल चिकनी धार होती है तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है काटने में वैसे तो, पर अगर इस तरीके से दांत बना हो तो ये दरांती, इसीलिए तो कहते हैं इसे, आसानी से फसल को काट लेता है। देखिए इस तरीके का हंसिया यूज़ होता था। और अगर बड़ी बड़ी फसलों को काटना है, गन्ने की फसल हो गई या बड़ी बड़ी, तो इस तरीके से बड़ा हंसिया यूज़ होता है, बड़ा सिकल यूज़ होता है। आप देखेंगे इसमें इतनी बड़ी डंडी है, दूर से ही खड़ा होकर किसान बहुत बड़े बड़े एक बार में बड़ी बड़ी मात्रा में फसलों को काट सकता है। फिर गिरी हुई फसल को उठा करके उसकी गठरी बना लेते हैं। अब देखिए इस प्रकार का हार्वेस्टर भी यूज़ होने लगा है, काटने वाला, ये रीपर जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीपर, क्रॉप रीपर, फसल काटने वाला। ये छोटे से ट्रैक्टर, बहुत ही मिनी गाड़ी के साथ लगा हुआ होता है, आसानी से फसलों को काट देता है, बहुत कम समय में सारी फसलें कट जाती हैं। ये समय बचाता है बहुत अधिक, और मेहनत भी। फिर उसके बाद जब फसल कट जाती है तो थ्रेशिंग करना पड़ता है। थ्रेशिंग का मतलब क्या है, फसल को काटने के बाद अनाज को पौधों से अलग करने की प्रक्रिया। और इसके लिए कई तरीकों का प्रयोग किया जाता है। ट्रेडिशनल वे क्या होता था, जमीन पर पटक कर, आपने शायद गांव देहात में देखा हो या नहीं, मूंग की फसल हो गई, सरसों की फसल हो गई, उसको लोग अपने छत पे या अपने
आंगन में कहीं भी जहाँ बहुत बढ़िया धूप लगती है वहाँ बिखेर के पसार के छोड़ देते थे उसे। जब उसे बिखेर के धूप में छोड़ देते तो बिल्कुल सूख के बिल्कुल कड़क हो जाता है धूप में। उसके बाद लकड़ी के गुटकों से, फट्टों से उसे तोड़कर उसको आसानी से उसमें से मूंग की दाल या सरसों को प्राप्त कर लेते थे। इसके अलावा जो जैसे धान या गेहूं के बड़ी फसलें होती थी उसको क्या करते थे, फट्टे पर रख के या तखत पर रख कर पीटते थे, या फिर पूरी की पूरी फसल को ही छोटी छोटी पतले पतले गठरियों में बदल लेते थे और उन गठरियों को तखत पे या फट्टों पे जोर जोर से मारते थे, जिससे क्या होता था, जो फसल है उस उसके पौधे में से अनाज अलग हो जाता था। गांव देहात में शायद आपने देखा होगा, मक्के को छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो तरीका, मक्के के पूरे भुट्टे को एक एक करके पेचकस से या किसी धारदार चीज से उसके एक एक दाने निकालते थे लोग। लेकिन अब तो बहुत मॉडर्न वे यूज़ होने लगा है, हर फसल के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई ना कोई मशीन आ गई है। सबसे पहले थ्रेशर, आप देख लीजिए, बहुत पहले इस थ्रेशर का प्रयोग होने लगा, अब भी यूज़ होता है, लेकिन अब ज़्यादातर बड़े खेतों पे कंबाइन हार्वेस्टर का यूज़ होता है। आप देखिए, दोनों को देख के समझ जाएंगे। देखिए, ये एक थ्रेशर है, इस तरीके का पूरा डिवाइस होता है। यहाँ पर ये थ्रेसिंग चैम्बर होता है, इस चैम्बर में यहाँ से फसल डाली जाती है और ये फसल यहाँ पर अंदर उसको तोड़ करके अलग कर देते हैं। फसल फसल में से जो अनाज के दाने हैं वो धीरे धीरे यहाँ से निकल जाते हैं। ये शेकिंग बेल्ट होती है, हिलती रहती है, जिस पे से धीरे 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 अनाज के दाने छट छट के यहाँ निकल जाते हैं। ये एरिया यहाँ से भूसा, जो पौधा है, पौधे को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बदल के भूसा यहाँ से निकल जाता है। अगर चावल निकालना हो तो वो यहाँ से निकलता है, और दूसरी फसलें हो, गेहूँ वगैरह होती हैं, वो यहाँ से निकलती हैं। तो इस तरीके का तो ये थ्रेसर है। और अगर कंबाइन हार्वेस्टर की बात करें, आप देखिए, ये आगे से फसल को काटता रहता है, साथ के साथ ही इसमें गठरी बनती रहती है और वो गठरी अंदर जाती रहती है, और वहीं पर खेत में ही भूसा भी अलग होता रहता है उसमें से, और साथ के साथ हमें अनाज के दाने अलग मिलते रहते हैं। इसका एक ही बस नुकसान होता है कि भूसा पूरे खेत में बिखर जाता है, उसका फिर यूटिलाइजेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको पूरे खेत से समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो फिर ये हो कि पूरा का पूरा भूसा उस खेत में ही पड़ा रहे और सड़ गल के खाद का रूप ले ले, मैन्योर का काम कर दे, वो बेहतर है। लेकिन अगर भूसे का प्रयोग करना है तो फिर यहाँ से समेटना वो थोड़ा मेहनत का काम हो जाता है। लेकिन एक तरफ तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत कम कर दे रहा है, क्योंकि अगर आप पहले फसल को काटेंगे तो उसकी गठरियों को कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, तभी तो आप उसको थ्रेशर में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको गठरी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, एक तरफ से कटता जाएगा, एक तरफ से थ्रेसिंग होती चली जाती है इसकी, और हमें अनाज अलग निकल के मिल जाता है। इसके बाद विनोइंग करना पड़ता है। देखिए, अगर आपने थ्रेशर का प्रयोग कर लिया है या फिर हार्वेस्टर का प्रयोग कर लिया है, तब तो आप एक तरफ से खाली अनाज मिल जाएगा आपको और एक तरफ से भूसा अलग निकल जाएगा। लेकिन अगर ट्रेडिशनल वे यूज़ किया है तो फिर थ्रेशिंग के बाद अनाज को भूसे से या छिलके से अलग करने के लिए विनोइंग करना पड़ता है। इसके लिए भी बहुत सारे तरीकों का प्रयोग किया जाता है। जिस दिन हवा चल रही होती है उस दिन करते हैं, तो अनाज को छिलकों से अलग किया जा सकता है, या जहाँ बिजली होती है किसान पंखा चला लेता है, तो पंखे की हवा में ये काम करना आसान हो जाता है। और मॉडर्न वे में तो मशीन का प्रयोग कर लेते हैं। आप देखिए, समझ पाएंगे। देखिए, अब आपको पिक्चर देख करके समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से गांव में किसान विनोइंग करते थे, करते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं अभी भी करते ही होंगे। यहाँ पर देखिए, जो अनाज के दाने हैं भारी होते हैं वो यहीं गिर जाते हैं, और जो छिलका या भूसा होता है वो हल्का होता है, वो हवा के साथ थोड़ी दूर पे गिर जाता है। या फिर आपने ये तरीका देखा होगा गांव देहात में करते हुए, दादी को, नानी को, किसी को करते हुए देखा होगा। इस तरीके से ये अनाज से भूसे को, चावल से भूसे को, गेहूं से भूसे को, या और कई सारे अनाजों से भूसे को या छिलके को अलग करने का काम किया जाता है। जो हल्की चीज़ होती है वो उड़ जाती है, अलग हो जाती है, उसे आसानी से निकाल देते हैं। जो भारी होता है वो पीछे की तरफ आ जाता है, बच जाता है। ये भी एक तरीका होता है। वैसे तो ये तरीका अब यहाँ तो शहरों में तो विलुप्त ही हो गया है। अब देखिए, मॉडर्न में किस तरीके से विनोइंग मशीन होता है। यहाँ से हम अनाज और भूसा जो सब होता है मिक्सचर वो डाल देते हैं, और ये पंखा चल रहा होता है यहाँ पर, रोटेटर, या तो हाथ से चलाइए या फिर ये किसी जनरेटर से या बिजली से चल रहा हो, वो हवा के साथ भूसे को इस तरफ आगे की तरफ धकेल देता है, और जो मोटे मोटे अनाज के बीज वगैरह होते हैं जो सब, वो नीचे यहाँ गिर जाते हैं, इन छोटे छोटे होल से प्राप्त कर लिया जाता है। बाद में अनाज को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। स्टोरेज कैसे किया जाता है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। जब सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो खत्म होने के बाद अनाज को सुरक्षित भी रखना होता है, क्योंकि उसे भविष्य में यूज़ कर सकें, लंबे समय तक यूज़ कर सकें, इसलिए उसे सुरक्षित रखते हैं। और सुरक्षित रखने के लिए पहले अनाज को सुखाया जाता है,
पूरी तरह से सुखाते हैं ताकि उसकी सारी नमी खत्म हो जाए। जब उसे स्टोर करें तो उसमें फंगस आदि लगने का खतरा ना रहे। और स्टोर करने से पहले उसमें लोग केमिकल मिला देते थे पहले के लोग, ताकि उसमें घून या फिर दूसरे कीड़े ना लग जाएं। परंतु वो रसायन हानिकारक होते थे। उन फसलों को दोबारा प्रयोग करने से पहले, उस अनाज को दोबारा प्रयोग करने से पहले अच्छे से धोना और सुखाना पड़ता था। ये डबल काम बढ़ जाता था। ज़रा सा भी लापरवाही नुकसानदेह हो सकती थी, क्योंकि वो रसायन बहुत ही हानिकारक होते हैं। कहते हैं ना, गेहूं में सल्फास मिला के डाल देते हैं। अब बाद में जब यूज़ करना है तो उस गेहूं को दोबारा धो और सुखाओ। लेकिन अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नीम के सूखे पत्ते, नीम के सूखे पत्ते का प्रयोग करते हैं, या नीम के पत्ते का पाउडर मिला देते हैं। उससे भी घून या दूसरे कीड़े नहीं लगते उसमें, और वो उतना नुकसानदेह भी नहीं है। फिर स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े ग्रेनरीज की आवश्यकता होती है। ग्रेनरीज मतलब स्टोर करने वाला हाउस एक तरीके का। सिलोज या गोडाउंस का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये ट्रेडिशनल ग्रेनरी है। बिल्कुल गांव में बनाते थे, मिट्टी का बनाते हैं, और उसके ऊपर इस तरीके से खरपतवार की छत होती है ताकि पानी ना उसके अंदर जाए। इसमें अनाज को स्टोर करके रखते हैं। अब तो ऐसा बहुत ही बीहड़ देहाती इलाके में मिलता है, बाकी तो नहीं। देखिए, इस तरीके से बड़े पैमाने पर बहुत सारी ग्रेनरीज बना दी जाती थी, जिसके बहुत बड़े बड़े खेत हैं वो रखते थे, या कई लोगों के खेत आसपास हैं तो उनकी ग्रेनरीज भी आसपास हुआ करती थी जिसमें अनाज को सुरक्षित रखते थे। और मॉडर्न तरीकों में इस तरीके की ग्रेनरीज का प्रयोग होता है जिसमें अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें से अनाज निकालना डालना सब आसान है, सबके लिए अलग अलग आकार बना हुआ है। और इसके अलावा एक तरीका गोडाउन्स का भी होता है। गोडाउन में बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर अनाज को रख दिया जाता है, और जब ज़रूरत होती है तो एक एक करके बोरी निकालते हैं, यूज़ करते चले जाते हैं। तो इस तरीके से सारे क्रॉप का प्रोडक्शन और मैनेजमेंट किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे इसको। ना समझे तो एक बार दोबारा से इसको प्ले करके वीडियो को देखिए और समझिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से फसल का उत्पादन और मैनेजमेंट किया जाता है, कितनी मेहनत लगती है। और अन्न की कद्र करना सीखिए, उसे बर्बाद करने से बचिए। मेरे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।